नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में निराला की साहित्यिक साधना रामविलास शर्मा द्वारा रचित जीवनी को हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस जीवनी का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1970 में इस जीवनी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह जीवनी 3 खंडों में लिखी गई है। पहला खंड है भूमिका मात्र। दूसरा खंड में साहित्यकार के व्यक्तित्व और कृतित्व को डॉक्टर शर्मा ने लिखा है। तीसरे खंड में निराला के पत्रों का संग्रह है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डॉक्टर रामविलास शर्मा दोनों ही बड़े करीबी मित्र थे, तो इन दोनों के बीच पत्रों का जो संवाद चलता था उसको इन्होंने इसमें तीसरे खंड में संग्रहित किया है। तो आइए अब हम देखते हैं। निराला की साहित्य साधना पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई जबकि निराला युग एकदम भूले बिसरे जमाने की कहानी नहीं बन पाया था। निराला की साहित्य साधना का प्रथम खंड उनके जीवन पर आधारित है और यह उनकी जीवनी है। इसमें निराला का चरित्र चित्रांकन करने में रामविलास शर्मा ने बहुत तन्मयता साधी है। निराला के जोगी भोगी गृहस्थ अगृहस्थ और उनके कठिन कोमल चरित्र को सूझबूझ भरी मर्मभेदी दृष्टि से देखकर उनके जीवन क्रम को यथावत संजोने में उन्होंने अपनी औपन्यासिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ही कहानी का ऐसा समा बंधता है कि किताब पूरी पढ़े बिना नहीं रहा जा सकता। निराला का जीवन तो अनेकों नाटकीय पड़ावों से होकर गुजरता है। इस खंड की रचना में कथा शिल्प को साध कर रामविलास शर्मा ने एक उपन्यासकार की तरह निराला के जीवन को प्रस्तुत करने में सफलता हासिल की है, परंतु इस विधा को अपनाकर भी वे एक क्षण के लिए भी इतिहासकार होने के दायित्व से नहीं हटे। निराला का जीवन जितना ही जटिल और अंतर विरोधों से भरा हुआ था, उतना ही उनका साहित्य भी जटिलताओं से भरा है। प्रकृति, मनुष्यता, जीवन संघर्ष और पराजय, भक्ति और ज्ञान, सौंदर्य बोध और राष्ट्रीय जैसे वैविध्यपूर्ण चित्रण की सरणियों से होकर निराला का मानसिक और भौतिक जगत एक पहेली बनकर दुनिया के सामने आता है। उनके जीवन में समाहित इतने अंतर विरोध को प्रशंसा और आलोचना के जोखिम से बचते हुए तटस्थ होकर लिख पाना दुष्कर साहित्यिक कर्म है, जिसे रामविलास शर्मा ने बखूबी निभाया। निराला का जीवन और कृतित्व इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि वे जीवन भर अपने व्यक्तित्व और लेखन दोनों से ही अतिवादी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके बारे में जो कुछ लिखा गया उसमें श्रद्धांजलि का भाव अधिक है। एक समर्थ कृतिकार और तेजस्वी व्यक्ति का वस्तुपरक मूल्यांकन या विश्लेषण बहुत कम। इस पुस्तक का उद्देश्य निस्संदेह बड़ा और महत्वाकांक्षी है। रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन का भरसक वस्तुपरक जीवन चित्र दिया है। उनका उद्देश्य पाठक को मुग्ध करना नहीं, बल्कि विवेक से निराला के व्यक्तित्व को समझाने में सहायक होना है। रामविलास शर्मा का निराला के साथ लंबे समय तक गहरा और निजी संबंध रहा, इसीलिए वे निराला के बहुत से बाहरी और आंतरिक संघर्षों के साक्षी रहे। निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ उनका लगाव और तादात्म्य भी ऐसा रहा जो सूक्ष्म अंतर्दृष्टि और सहानुभूति के साथ लिखने में सहायक हुआ। जाहिर है कि अपनी इस पुस्तक में उन्होंने निराला के जीवन से संबंधित बहुत सी नई सामग्री का बड़ी मेहनत और लगन के साथ विभिन्न स्रोतों से संग्रह कर बहुत ही परिचित और
आत्मपरिचित घटनाओं, परिस्थितियों और प्रसंगों को एक तर्क संग्रह क्रम में रखने की कोशिश की। विशेषकर जिस युग में निराला की प्रतिभा विकसित होकर निखरी, उस पूरे दौर के साहित्यिक इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति और घटनाओं से निराला के संबंध को स्पष्ट किया। किसी भी जीवनीकार के लिए आवश्यक है कि वह महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, चाहे वे कितने भी अप्रिय या अवांछनीय क्यों न हो, एक निष्पक्ष जीवन वृत्त प्रस्तुत करे और उन तथ्यों में अभिव्यक्त आंतरिक विरोधों, असंगतियों और विविधताओं के बीच से एक जीवंत व्यक्तित्व को उभार कर रख दे। इस कार्य में जितनी सहानुभूति और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, उतनी ही निष्पक्षता और निर्मम तटस्थता की भी। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि रामविलास शर्मा द्वारा प्रस्तुत निराला का जीवन जिस वस्तुपरक से अधिक रोमांटिक है, साथ ही उनकी प्रतिभा को महिमा मंडित करने का उद्देश्य प्रधान है। इसीलिए इस ग्रंथ में निराला के व्यक्तित्व का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, वह उसके बुनियादी अंतर्विरोध का बेझिझक सामना करने के बजाय उनके नविश्लेषणमूलक या अन्य प्रकार के औचित्य खोजने में उलझ जाता है। निराला के जीवन को रामविलास शर्मा ने सफलता की कुछ ऐसी रोमांच कथा के रूप में प्रस्तुत किया, जैसे किस प्रकार सूरज कुमार तिवारी नामक एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बालक शिक्षा के अवसरों, साधनों और सुविधाओं से वंचित और अपने सहज स्वाभाविक क्षेत्र से दूर प्रतिकूल प्रदेश में रहकर भी केवल अपनी कल्पना, मेघा और ऊर्जा के बल पर अपने अनवरत स्वाध्याय और अथक परिश्रम के सहारे अपनी भीतरी क्षमता, प्रतिभा और प्रेरणा के जोर से अमानवीय परिस्थितियों, विरोधों और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के बाद हिंदी का महानतम कवि बन गया। निराला के बारे में इस तस्वीर की शायद ज़्यादातर बातें अलग से अपनी अपनी जगह कमोबेश सही है, पर रामविलास शर्मा ने उन्हें जिस चौखट में और जिस अभिभूत भाव से पेश किया, वह इस समग्र चित्र को वस्तुपरक से अधिक कल्पना रंजित बना देता है। इस रुझान से सामना कर पहले ही अध्याय में होता है, जिसमें बालक सूरज कुमार की कथा बड़े प्रतीकात्मक लहजे में किसी उपन्यास की काल्पनिक चरित्र की दृष्टि के अंदाज से कहानी जैसी सजावट और बनावट के साथ लिखी गई है। निस्संदेह यह अंश अपने आप में बड़ा रोचक लगता है। उसकी विश्वसनीयता वस्तुपरक जीवनी जैसी न होकर एक जीवनी मूलक कहानी जैसी है। दरअसल रामविलास शर्मा ने अपने इस ग्रंथ में निराला को शत्रुओं, विरोधियों और शोषकों से घिरे हुए पीड़ित किंतु निरंतर संघर्षशील क्रांतिकारी योद्धा की भांति देखा और अंकित किया है। उस समय साहित्य जगत निराला समर्थक और निराला विरोधी दो शिविरों में विभाजित था, जिसमें रामविलास शर्मा की दृष्टि में निराला का आलोचक और विरोधी अक्षम्य था। उन्होंने कवि के जीवन की प्रायः सारी घटनाओं और स्थितियों को इसी अंदाज में अपनी खास और विचित्र द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति से क्रमबद्ध और संयोजित ही नहीं किया, बल्कि उनको संपादित और संतुलित किया है। इसीलिए सारे प्रसंग यथार्थ होकर भी खास ढंग से सजाए हुए लगते हैं। चाहे रविंद्रनाथ से श्रेष्ठता का दावा हो, चाहे मतवाला मंडल के सदस्यों से मतभेद हो, चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उग्र रूप नारायण पांडे, बनारसी दास चतुर्वेदी से झड़प हो, हर प्रसंग में कुछ ऐसा आभास निरंतर होता है कि रामविलास शर्मा के व्यवहार या विचार को उचित और सही तथा दूसरे को अनुचित और गलत साबित करने का निश्चय पहले ही कर चुके हैं। शायद इसीलिए ऐसे प्रसंगों की जिसमें उनकी निगाह में कवि की तस्वीर कुछ कम गौरवशाली दिखाई पड़ती है, या तो वे टाल गए या बचा गए। कई जगह उन्होंने कहने के लिए कुछ उल्लेख कर दिया जिसमें औपचारिकता तो पूरी हो जाए पर बात खुले नहीं। ऐसे प्रसंगों में निष्पक्षता या वस्तुपरकता से अधिक व्यवहारिकता प्रकट होती है।
निराला के जीवन की विसंगतियों के अनेकों प्रसंग एवं घटनाओं का रामविलास शर्मा जी ने उल्लेख नहीं किया है। उनके परवर्ती जीवन का चित्र बड़ा अस्पष्ट, अधूरा और भ्रामक है। लगता है रामविलास शर्मा कोई ऐसा प्रसंग नहीं, लगता है कि उन्होंने उसे लिखना चाहते हो निराला की प्रतिष्ठित मूर्ति को खंडित किया है। कहीं कहीं पाठक को इस बात से खिज होती है कि निराला की नायक या योद्धा जैसी तस्वीर बनाए रखने के मोह में रामविलास शर्मा ने या तो जानबूझकर उनके जीवन की बहुत सी घटनाओं को संग्रह जरूरी नहीं समझा या संग्रह किया तो भी उन्हें छोड़ दिया। जिनको शामिल किया उन्हें पूरी निष्पक्षता और वस्तुपरकता में नहीं रखा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने केवल विरोधी निराला की खोज नहीं की। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो जीवनी का संतुलन बिगड़ जाता। उन्होंने निराला के सौंदर्य, सौहार्द, त्याग, मित्र धर्म और क्षमा कर्म का भी चित्रण किया है। उनके अनुसार निराला के व्यवहार में बड़े छोटे का भेद नहीं था। वह दूसरों के व्यक्तित्व, उनके सम्मान और मर्यादा का बराबर ध्यान रखते थे, पर व्यंग करके कभी हंसते थे तो कभी बराबर वालों पर, छोटों पर नहीं। निराला के मित्रों और परिचितों में छात्र, अध्यापक, शहर और देहात के नौजवान और बूढ़े, गायिकाएं, नर्तकियां, अत्यजन, मुसलमान, जमींदार, संगीत शास्त्री, राजनीतिज्ञ, गुंडे, सभी तरह के लोग थे। डॉक्टर शर्मा ने नतीजा निकाला था कि निराला के व्यक्तित्व की रचना पक्ष और निष्पक्ष दोनों ने मिलकर की थी। डॉक्टर शर्मा ने निराला के व्यक्तित्व का मूल निर्माता उनके पारिवारिक परिवेश को माना है। इसीलिए उन्होंने निराला के जीवन का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया। इसी परिवार में निराला के मानस में तरह तरह की वृत्तियां संवर्धित एवं पुष्ट हुई थी। सबसे अधिक पिता रामसराय तिवारी, फिर पत्नी मनोहरा देवी और तदंतर पुत्री सरोज। इन सब के संबंधों के परिवेश में निर्मित निराला की स्वीकृतियों और निषेधों का स्पष्ट रेखांकन डॉक्टर शर्मा ने जीवनी लेखन में अपने सजीव सघनताएं और विरलताएं संयोजित की। उनके अनुसार निराला के मन में बहुत सी ग्रंथियाँ, बहुत से तनाव, अनेक अंतर्विरोध, अनेक निषेध भावनाएं और दमित कामनाएं एक दूसरे से उलझी हुई सतत क्रियाशील उन्हें बेचैन करती रहती थी। यह देखा गया है कि अधिकांश जीवनी लेखक अपने वर्ण चरित्र की बेचैनी को देखने समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए वे बेचैनी के कारणों के अन्वेषण में सफल नहीं हो पाते। अंग्रेजी में बासवेल और हिंदी में रामविलास शर्मा को अपने साध्य चरित्रों, जॉनसन और निराला के अंतर्मानस का जितना ज्ञान था उतना शायद ही किसी में रहा हो। निराला की परिस्थितियों में सम्यक अध्ययन के बाद डॉक्टर शर्मा ने लिखा था, निराला आधे मन से भोगी हुए, आधे से सन्यासी। जीवन चरित्र लिखने में इस प्रकार के निष्कर्ष महाप्राण निराला, गंगा प्रसाद पांडे, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, कलम का सिपाही अमृत राय में नहीं दिए जा सकते। ये यहाँ पर कुछ जो लेखक हैं और उनके जीवनीकार हैं यहाँ दिया हुआ है। निराला की साहित्य साधना के 5 वर्ष बाद लिखी जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर में भी इस प्रकार की मनोग्रंथि साधक प्रसंग नहीं के बराबर है। भवदेव पांडे के शब्दों में अगर गौर से देखा जाए तो अज्ञात नहीं होगा। डॉक्टर शर्मा ने निराला की जीवनी को किसी सीमा तक रामचरितमानस जैसा गौरव ग्रंथ बना दिया। रामविलास शर्मा ने निराला के जीवनी को आह्लादक तो बनाया ही, साथ ही उनके युग का सांस्कृतिक साहित्यिक इतिहास भी लिखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।